ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है CRD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? इसी को हम लोग माइकोप्लाज्मोसिस भी कहते हैं, और ये बीमारी एक सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। मुर्गियों में माइकोप्लाज्मा तो कई तरीके का होता है, लेकिन दो वेरिएंट बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें पहला होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिससे विशेष रूप से साउंड वाली प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है माइकोप्लाज्मा साइनोवी, जिसकी वजह से मेनली आपकी जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। गैलीसेप्टिकम में आवाज़ आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी और साइनोवी में आवाज़ कम सुनने को मिलेगी। गैलीसेप्टिकम की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और साइनोवी की वजह से लंगड़ापन होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की तरह एक जीव होता है, लेकिन इसकी कोशिका की दीवार नहीं होती, इसलिए आसानी से ये नष्ट हो जाता है। यानी कि इसको ख़त्म करना तो आसान है, लेकिन जब शरीर के बाहर हो तभी आप कर सकते हैं। शरीर के अंदर इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो आवाज़ आती है इसकी वजह से उसे कम किया जा सकता है। 100% चली ही जाएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। माइकोप्लाज्मा को गर्मी, डिसइंफेक्टेंट, सूरज की रोशनी से भी नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसकी दीवार नहीं होती है, इसीलिए इसको ख़त्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन शरीर के बाहर। मुर्गी के शरीर के बाहर वो सामान्य रूप से 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। जहाँ दूसरे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बहुत समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ पर ये बहुत कम समय तक जीवित रहता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को एक साथ प्रवेश निकासी विधि से पोल्ट्री फार्म की साफ सफाई और 2 बैच के बीच पर्याप्त समय देकर खत्म किया जा सकता है। यानी कि अगर आप अपने फार्म में बच्चा डाल रहे हैं तो एक साथ लॉट लेकर के आइए। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बाद दूसरा थोड़ा बच्चा और ला रहे हैं, फिर 20 दिन बाद थोड़ा बच्चा और ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक साथ पूरे फार्म में बच्चा डालिए जितना बच्चा डालना है, और एक साथ ही उनको लिफ्टिंग कराइए। अच्छी साफ सफाई रखिए फार्म की। एक बैच निकल जाने के बाद अगर दूसरा बैच आप 1 हफ्ते के बाद डाल रहे हैं तो उसके बीच में आपका माइकोप्लाज्मा का बैक्टीरिया खत्म हो जाया करता है। CRD धीरे धीरे जगह बनाती है, लेकिन लंबे समय तक बनी रहती है। CRD एक दिन में नहीं होती है। इन्फेक्शन होता है, उसके लक्षण कई दिन के बाद दिखते हैं, इसलिए धीरे धीरे जगह बनाती है, लेकिन लंबे समय तक टिकी रहती है। कई महीने, कई साल तक टिकी रह सकती है। CRD फैलती कैसे है? CRD में देखिए क्या होता है। मुर्गी अंडे देती है। अब इस बर्ड को मान लीजिए बीमारी है, तो उससे चूजे निकलेंगे, उनमें बीमारी जाएगी। उन चूजों से कुछ चूजे मान लीजिए बीमारी है, तो वो दूसरे चूजे में भी फैलेगी और ढेर सारे फ्लॉक में फैलेगी। उसके बाद फिर ये ऐसे ही चक्कर इसका चलता रहता है। ये खास तौर से सांस और आंख के रास्ते फैलता है। यानी कि जब बर्ड छींकता है, जो बैक्टीरिया निकलते हैं हवा में, उनके जरिए, पंख झड़ते हैं उनके जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए ये फार्म में फैलता है। और सांस के रास्ते और आंख के रास्ते, यानी कि आंख की जो कंजक्टिवा होती है उसके जरिए वहाँ पर इन्फेक्ट होता है और सांस के रास्ते फैलता है। एक शेड से दूसरे के बीच की दूरी 50 फीट हो और एक व्यक्ति से दूसरे में ना जाए तो एक शेड से दूसरे में नहीं फैलता है। अगर 2 शेड आसपास बने हुए हैं और दोनों के बीच में दूरी 50 फीट है और एक का आदमी दूसरे में नहीं जा रहा है, दूसरे के आदमी से नहीं मिल रहा है, तो ये एक फार्म से दूसरे फार्म में नहीं फैलती है, फिर वो एक ही फार्म तक सीमित रहती है। CRD बढ़ाने वाले कारक। CRD बढ़ती कैसे है? बीमारी फैलाने वाले जीव के फैलने की क्षमता, यानी कि जो बीमारी फैला रहा है जीव, उसमें कुछ जीव होते हैं, कुछ वेरिएंट होते हैं जो कि कम दूर तक फैलते हैं, कुछ ज़्यादा दूर तक फैलते हैं। तो ये कितनी क्षमता है उस
बैक्टीरिया में उस पर निर्भर करती है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या ज़्यादा है या कम है। अगर आप लगातार रेगुलर रूप से अपने फार्म में स्प्रे कर रहे हैं तो इनकी संख्या एक लिमिट से बढ़ने नहीं पाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं फैलने पाती है। अगर आप अपने फार्म की में रेगुलर स्प्रे नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बैक्टीरियल लोड बढ़ता है और फिर ये फैलते बहुत आसानी से हैं। उसी समय उपस्थित अन्य बीमारियां, अब मान लीजिए कि उसी समय बर्ड को और बीमारियां हो गई हैं, जैसे मान लीजिए गम्बोरो है, IBH है, इकोलाई है, कॉक्सी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बर्ड की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बर्ड पहले से बीमार रहता है तो पहले से बीमार व्यक्ति को या पहले से बीमार बर्ड को और बीमार करना इनके लिए ज्यादा आसान होता है। प्लस साथ में मान लीजिए जैसे सांस की बीमारी और हो, जैसे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो या ILT हो, इन्फेक्शियस लैरिंजाइटिस जिसको बोलते हैं हम लोग, या मान लीजिए ND हो जिसको न्यू कैसल डिजीज या रानीखेत बीमारी बोलते हैं, तो उसके साथ मिलकर ये बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से ही आपका फेफड़ा यानी कि बर्ड मुर्गी का फेफड़ा पहले से ही बीमार है, इसलिए ये और आसानी से फैल जाता है। मुर्गियों की उम्र, मुर्गियों की उम्र, क्योंकि जब मुर्गियां कम उम्र की होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। मुर्गियों की उम्र ज़्यादा होती है तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। तनाव के कारक जैसे मान लीजिए कि ठंडा बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ठंडक होती है या ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें बर्ड की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी आसानी से फैलती है। लिटर अमोनिया, लिटर में मान लीजिए कि अमोनिया बहुत पैदा हो रही है ना, और उसको रोकने या उसको दूर करने के लिए अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, या आप जो है कोई ऐसा स्प्रे नहीं छिड़क रहे हैं, या बर्ड को अच्छा प्रोबायोटिक नहीं पिला रहे हैं, तो आपके फार्म में अमोनिया पैदा होगी। अमोनिया पैदा होने की मुख्य पहचान क्या होती है, आपके फार्म में बदबू आएगी, बदबू बढ़ेगी। धूल के रास्ते भी इसका बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलता है, इन्फेक्शन होता है। पोषण की कमी, बच्चा कमजोर होगा, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसको, अच्छा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स नहीं मिल रहा है, अच्छा एमिनो एसिड नहीं मिल रहा है, अच्छा फीड नहीं मिल रहा है, तब भी ये बीमारी फैलेगी। और जगह के अनुपात में मुर्गियों की संख्या ज़्यादा हो, अगर मान लीजिए कि आपके फार्म में जगह कम है मुर्गियों की संख्या के हिसाब से, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय ओपन फार्म में आपका 1.6 1.7 पर स्क्वायर फीट पर बर्ड से ज़्यादा बर्ड आपको नहीं डालने चाहिए। अगर आपने ज़रूरत से बर्ड डाल लिए हैं तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ बर्ड मर जाते हैं, क्योंकि प्रकृति बैलेंस बनाती है, संसाधन उपलब्ध नहीं है अगर संख्या के अनुपात में, तो संख्या खुद ही कम करना शुरू कर देती है। संक्रमण सामान्यतया सभी मुर्गियों को प्रभावित करता है, इसकी तीव्रता और समय अलग अलग हो सकता है। यानी कि जब एक बार एक फार्म के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो गया तो ये लगभग सभी मुर्गियों में इसका बैक्टीरिया फैलता ही फैलता है, क्योंकि ये हवा के जरिए फैलता है। हवा तो फैलेगी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से। इसकी तीव्रता और समय अलग अलग हो सकता है, यानी कि कितनी तेजी से इन्फेक्ट करता है या कितने समय लेता है इन्फेक्ट करने में, ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मुर्गी की इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये सबको फैलता जरूर है, कुछ ना कुछ इन्फेक्ट जरूर करता है। इसीलिए जो भी आप दवा चलाइए सबको चलाइए, जिसको नहीं हुई हो बीमारी उसको होने ना पाए, जिसको हो गई है वो ठीक हो जाए। ठंड के समय ज़्यादा तेज होता है, ठंडे मौसम में ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है, ज़्यादा समय तक रुक सकता है, जल्दी मरता नहीं है, इसलिए ठंड के समय में ये ज़्यादा दिक्कत करता है। छोटे बच्चों को बड़ों की तुलना में ज़्यादा तेज होता है, यानी छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है बड़ों की तुलना में, उनको ये ज़्यादा आसानी से नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, नंबर एक से दूसरे में फैलती है, या चूजे या मान लीजिए कि मुर्गी से उसके चूजे में फैलती है, उसके बाद फिर ये दूसरी मुर्गियों में फैलती है, बड़ी होगी मुर्गियाँ, उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, फिर सेप्टिसीमिया पैदा करती है, सेप्टिसीमिया जिसमें मुर्गी के खून में भी बैक्टीरिया पहुंच जाता है। उसके बाद इरिटेशन होता है, एपिथेलियल लाइनिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है वो डैमेज हो जाती है, ट्रैकियाइटिस होता है, लॉस ऑफ सीलिया, जो रोम होते हैं वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके बाद निमोनिया भी हो सकता है, ओवरी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इसको क्लिनिकल साइंस आपको देखते हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अंडे का हो या वजन का हो। मॉर्बिडिटी मतलब कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी अच्छे से नहीं होगी, मुर्गा अंदर से बीमार रहेगा। मोर्टिलिटी मतलब साफ दिखेगी आपको,
बीमारी की वजह से बच्चा मरने लगता है। सीआरडी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है और अगर इसे रोका ना जाए तो ये बहुत जल्दी बच्चे की मोर्टेलिटी होने लगती है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद बर्ड के फेफड़े को जाम करना शुरू कर देती है, सांस को जाम करना शुरू कर देती है, सांस बर्ड नहीं ले पाता है और मरना शुरू हो जाता है। सीआरडी बढ़ने वाले कारकों में जैसे देखें तो इन्फेक्शन कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रह सकता है। माइकोप्लाज्मा मुर्गी के शरीर के बाहर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और फार्म में केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहता है, लेकिन मुर्गी के शरीर में ये कई कई महीने जीवित रह सकता है। ठंडे मौसम में और मुर्गी से होने वाले रिसाव में ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। जब मौसम ठंडा है, कम गर्मी है, तो ऐसे समय में और मुर्गी से होने वाले रिसाव में, यानी कि जो मुर्गी से पानी निकलता है, जो नाक से निकलता है, देते हैं नहीं, लीक करता है पानी जैसा सा या बलगम से निकलता है, उसमें ये ज़्यादा समय तक जीवित रहता है और आसानी से जीवित रहता है। सरल सीआरडी को पहचानना बहुत मुश्किल है। कुछ होती बहुत हल्की सीआरडी होती है, हो तो जाती है अंदर, मगर ऊपर से उसके लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फील्ड में ज़्यादातर सीआरडी या एयर सैक की बीमारी ही दिखती है। सरल सीआरडी है तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। जो आपको दिखती है सीआरडी वो कॉम्प्लेक्स सीआरडी होती है, यानी कॉम्प्लिकेटेड या क्रॉनिक सीआरडी होती है। और एयर सैक मतलब जो बर्ड का फेफड़ा होता है और उससे जो बैलून जुड़े हुए होते हैं उसमें खराबी आ जाएगी तो वो फीड में आपको दिखेगी। मगर सरल सीआरडी है, यानी कि पता चलता है कि क्या नाम सीआरडी तो है बर्ड को, लेकिन ऊपर से पता नहीं चलता है, इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहते हैं। सीआरडी को हम इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस भी कहते हैं, जो कि साइनोसाइटिस कई तरीके का होता है, उसी के हिसाब से उसमें मुर्गी में बीमारी होती हो सकता है किसी का सर सूज जाए, हो सकता है कि किसी का चिक शुरू हो जाए, हो सकता है किसी की क्या नाम जो है आंखें सूज जाएं। तो साइनोसाइटिस किस तरीके का हुआ है ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की बीमारी हुई है। एनडी या आईबी, एनडी मतलब न्यू कैसल डिजीज, जिसको हम रानीखेत डिजीज भी कहते हैं, या आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जिसमें ब्रोंकाइज इन्फेक्टेड हो जाती हैं, पहले से सीआरडी को बनने के लिए माहौल बना सकती हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अगर बर्ड को एनडी हो गई है, रानीखेत की बीमारी हो गई है, या आईबी हो रखी है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो रखी है, तो पहले से ही आपका फेफड़े का सिस्टम, सांस का सिस्टम प्रभावित है, बीमार है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में सीआरडी बड़ी आसानी से बन जाती है। उसके लिए बहुत अच्छा माहौल होता है सीआरडी बनने के लिए। इकोली या इन्फेक्शियस कोराइजा इस बीमारी को और जटिल बना देते हैं। अगर बर्ड को इकोलाई भी हो गई है और इन्फेक्शियस कोराइजा भी हो गया है तो ये और ज़्यादा जटिल हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर इलाज करने के लिए आपको बहुत तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्प्रे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत तरीके से इसका इलाज करना पड़ता है। ब्रायलर में सरल केस में मोर्टेलिटी कम होती है, यानी कि सरल सीआरडी है तो मोर्टेलिटी कम रहेगी, लेकिन जटिल केस में 30% तक मोर्टेलिटी हो सकती है। यानी फार्म में अगर आपका जटिल केस हो गया, एनडी आईवी पहले से ही है, इकोलाई भी हो गया है, इन्फेक्शियस कोराइजा भी हो गया है, तो मामला बहुत जटिल हो जाता है और ऐसे केस में 30% तक भी मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि बर्ड की मोर्टेलिटी फार्म के अंदर ना होने पाए, तो इसका मतलब है कि आप सीआरडी को मैनेज कर पा रहे हैं। सीआरडी के लक्षण और पोस्टमार्टम के नतीजे देखिए क्या होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये लीवर है, इस पर देख रहे हैं सफेद सफेद परत चढ़ गई है, ये इसका हार्ट है, दिल है, इस पर भी देखिए सफेद सफेद परत चढ़ गई है। तो ये आपका सीआरडी की वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये इकोलाई की वजह से होता है, लेकिन इकोलाई जब होता है तो यहाँ पर पानी देखिए, उसमें पानी भी दिख रहा है, यानी कि इसको इकोलाई तो है, लेकिन ये जो सफेद सफेद परत चढ़ी हुई है ये इकोलाई नहीं है, ये सीआरडी है। इस सीआरडी की वजह से ऐसा होता है, जब सीआरडी का बैक्टीरिया छेद करके अंदर घुस जाता है खून के अंदर, तब वो पूरे शरीर में फैल जाता है और इस तरीके का परत हर जगह बनाना शुरू कर देता है। इकोलाई केवल अगर होती है बर्ड में, यानी कि अगर माइकोप्लाज्मोसिस होगा तो आपको ये परत दिखेगी, लीवर के ऊपर दिखेगी, हार्ट के ऊपर दिखेगी। लेकिन अगर केवल इकोलाई है तो केवल इकोलाई में यहाँ पर आपको इस एरिया में आपको अधिकतर पानी सा दिखेगा, पानी का कलर पीला भी हो सकता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि सीआरडी और इकोलाई एक साथ आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, कई फार्मर्स को भी हो जाता है, कई नए प्रैक्टिशनर्स को भी हो जाता है कि ये इकोलाई है केवल, लेकिन ऐसा नहीं है। सीआरडी और इकोलाई, सीआरडी की वजह से ये परत आई है और इकोलाई साथ में आ जाती है अधिकतर, लेकिन इम्यूनिटी डाउन होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। हमें ट्रीटमेंट दोनों का ही करना पड़ेगा, सीआरडी का भी ट्रीटमेंट करना होगा और
इकोलाई का ट्रीटमेंट भी करना होगा। सीआरडी के लक्षण कौन से होते हैं? सांस लेने पर कुछ लक्षण आप समझ सकते हैं इसको देख करके। सीआरडी हो जाने पर कुछ असामान्य आवाज सी आती है, लेकिन केवल आवाज आ रही है तो जरूरी नहीं है कि बर्ड को सीआरडी ही है, क्योंकि आवाज कई सारी बीमारियों की वजह से आती है। जैसे आपका एनडी है तो भी आएगी आवाज, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है तो भी आवाज आएगी, इकोलाई के केस में भी क्या नाम आवाज आना शुरू हो जाती है, ऊपर का ट्रैक इन्फेक्ट हो जाता है तब भी आवाज आती है। तो आवाज कई वजह से आ सकती है। नाक से रिसाव, छींकना, खांसना, चोंच खोलकर सांस लेना, ये सब सीआरडी के लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। सांस लेने पर असामान्य आवाज यानी कि आवाज आती है, आवाज बदली हुई सी होती है। नाक से रिसाव, नाक से पानी सा गिरता है, लिक्विड सा गिरता है। छींकना, खांसना, चोंच खोलकर सांस लेना। अब चोंच खोलकर सांस जो है बर्ड जब गर्मी लगती है तब भी लेते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर को ठंडा रखना होता है, और चोंच खोलकर सांस तब भी लेते हैं जब सीआरडी होती है। तो चोंच खोलकर सांस जब सीआरडी अधिकतर होती है तो नॉर्मली बर्ड चोंच को ऊपर उठा करके सांस लेते हैं, लेकिन ऊपर उठाकर सांस लेने की कोशिश तब भी करते हैं जब बर्ड को एस्परजिलोसिस भी होता है। तो इसलिए आपको केवल चोंच खोलकर सांस ले रहा है तो आपको केवल ये नहीं मान लेना है कि सीआरडी ही है, आपको और भी लक्षणों की तरफ ध्यान देना है। एक ही लक्षण कई बीमारी में भी हो सकता है, ये हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पहले जरूरी है कि आप सही बीमारी को पकड़ें। सही बीमारी अगर नहीं पकड़ेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि अगर एस्परजिलोसिस है और आपको लग गया कि नहीं सीआरडी है और आप एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, तो एस्परजिलोसिस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, क्योंकि एस्परजिलोसिस आपका फंगस है, उसके लिए आपको एंटी फंगल मेडिसिन देनी होती है, और सीआरडी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए आपको एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और चोंच खोलकर सांस ले रहा गर्मी की अगर वजह से, तो गर्मी की वजह से अगर सांस ले रहा है चोंच खोल करके, तो आपको गर्मी कम करने की व्यवस्था करनी है। तो इसलिए एक ही लक्षण है, लेकिन बीमारी को पहचानना समझना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं समझ पाते हैं तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। गलत ट्रीटमेंट फायदे से ज्यादा नुकसान कर जाएगा। दाना कम खाना और वजन घट जाना, यानी कि दाना कम खाता है बर्ड, दाना खाना छोड़ देता है, वजन उसका घटने लगता है। सरल संक्रमण में सामान्यतया लक्षण नहीं दिखते हैं और केवल छोटे बर्ड ही मरते हैं। सरल संक्रमण अगर है तो उसमें लक्षण ऊपर से नहीं पता चलते हैं और छोटे बर्ड मरने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है ना फार्म में कि कोई लक्षण नहीं दिख रहा है और छोटे बर्ड आपके मर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनको सीआरडी तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है ऊपर से। पोस्टमार्टम में क्या होता है? पोस्टमार्टम में क्या दिखता है? नाक के रास्ते पर, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई और एयर सैक में तरल पदार्थ मिलता है, यानी कि लिक्विड मिलेगा आपको जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो नाक के रास्ते पर, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में यानी कि फेफड़े के अंदर, और एयर सैक यानी कि बैलून के अंदर तरल पदार्थ मिलेगा। एयर सैक में पनीर जैसा पदार्थ भी मिल सकता है, यानी कि एयर सैक में मान जैसे पनीर होता है नहीं, पनीर अगर आप हाथ से मसलिए तो टूट के भुरभुरा सा हो जाता है, तो वैसा पदार्थ आपको एयर सैक के अंदर मिल सकता है। अगर ऐसा पदार्थ एयर सैक के अंदर मिल रहा है तो समझिए कि ये सीआरडी है। कुछ हद तक न्यूमोनिया भी मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमोनिया भी मिल सकता है। न्यूमोनिया मतलब जो आपका जो फेफड़े के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे दाने दाने से आपको मिलेंगे, ये लक्षण है कि न्यूमोनिया के लक्षण है। गंभीर स्थिति में पेरिकार्डियाटिस, हार्ट के चारों ओर परत, देखिए ये गंभीर स्थिति है। फोटो जो दिख रही है ये सीआरडी अगर ऐसी स्थिति में दिख रही है तो गंभीर स्थिति है, यानी कि सीआरडी फेफड़े के जो सेल्स हैं, जो परत है, उसमें छेद करके खून में घुस चुका है और खून के रास्ते ये बाकी शरीर में पूरी तरीके से फैल चुका है, तब ये ऐसा आपको दिखता है। पेरीहेपाटाइटिस मतलब लीवर के चारों तरफ परत दिखती है। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा साइनोवी। अब तक हम लोग देख रहे थे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा साइनोवी। ये भी एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही होता है जिसकी वजह से साइनोसाइटिस होता है, और इसकी वजह से मुर्गी के जोड़ों में बदलाव दिखते हैं। यानी कि ये जोड़ देख रहे हैं ना आप, ये देखिए यहाँ पे जोड़ पे ये फूला सा हो गया है, ये देखिए जोड़ देख रहे हैं, यहाँ पे इसके जो टिश्यू हैं ऊतक हैं ये बिल्कुल फूल से गए हैं। इसको तोड़ेंगे आप तो इसके अंदर लिक्विड मिलेगा आपको, और जिस कैविटी में लिक्विड मिलेगा वो भूरे रंग का या नारंगी रंग का हो जाएगा। तो इसको तोड़कर आपको देखना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे इसके अंदर आपको लिक्विड मिलेगा। इसकी वजह से मुर्गी के जोड़ों में बदलाव और लंगड़ापन आता है। अब देखिए लंगड़ेपन की एक वजह ये भी है, हम लोग सोचते हैं ना कई बार कि फार्मर सोचता है कि अरे लंगड़ा हो रहा है बर्ड, तो इसकी वजह हो सकता है कि
अभी बैलर में ग्रोथ में गिरावट का ये एक आम कारण है। यानी कि आप देखते हैं कि बर्ड खिला तो रहे हैं लेकिन वो दाने के हिसाब से ग्रोथ नहीं ले रहा है या उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो ये एक आम कारण है बच्चे में ग्रोथ ना होने की, माइकोप्लाज्मा साइनोवी का इन्फेक्शन, जोड़ों में बदलाव, नकड़ापन। इसका देखिए ये बम्बल फूट जिसको बोलते हैं हम लोग, पंजा इसका फूल सा आता है नीचे से, ये माइकोप्लाज्मा साइनोवी की वजह से होता है। संक्रमणीय साइनोवाइटिस सामान्यतः कोई लक्षण नहीं दिखाता, यानी कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि साइलेंट किलर होता है, ऊपर से लक्षण कई बार नहीं दिखाता है। एनडी या आईबी के साथ मिलकर ये हल्की ऊपरी श्वास संबंधी समस्या, गंभीर समस्या दिखाता है। जब ये एनडी या आईबी बीमारी होती है उसके साथ मिलकर ये क्या नाम जो है ऊपरी श्वसन तंत्र में ये समस्या दिखाता है, हल्की होगी या गंभीर समस्या दोनों ही दिख सकती है। ये मुर्गी के शरीर के बाहर केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन शरीर में कई वर्षों तक बना रह सकता है। सोचिए, यानी शरीर के बाहर तो कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है, लेकिन शरीर में तो कई साल तक बना रह सकता है और एक बर्ड दूसरे बर्ड में इन्फेक्शन करता ही रहता है। इसीलिए इसका एक ही इलाज होता है कि लैब टेस्टिंग कराइए और उसके बाद उस बर्ड को खत्म कर दीजिए। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है। संक्रमणीय साइनोवाइटिस सीआरडी की तरह ही फैलता है, लेकिन ज्यादा तेजी से। यानी कि जो इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस होता है सीआरडी की तरह ही फैलेगा, जैसे हवा से फैलेगा, जो बर्ड छोड़ेगा फार्म के अंदर उसके जरिए फैलेगा। ये वर्टिकली फैलने वाली बीमारी है पेरेंट्स अंडे में और चिक्स में, यानी कि ज्यादातर ये जो है मुर्गी से बच्चे में आती है। आपके बच्चे के अंदर माइकोप्लाज्मा साइनोवी का बैक्टीरिया आ चुका है, लेकिन आपको ऊपर से पता नहीं चलता है। बर्ड आपका उम्र के हिसाब से ग्रोथ कम लेता है, लंगड़ापन उसके अंदर आता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर साइनोवाइटिस भी हो सकता है। संक्रमित फ्लॉक 14 से 40 दिन में इस जीव को फैलाना शुरू कर देता है। यानी कि अगर इन्फेक्ट है, यानी कि आपके चूजे के अंदर अगर वो बीमारी है, तो 14 दिन से 40 दिन में ये दूसरे बर्ड में इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देती है। इसलिए आप देखते हैं कई बार कि 14 दिन के बाद सीआरडी फैलती है आपके फार्म में। हॉरिजॉन्टल संक्रमण सीधे संपर्क से या हवा के जरिए होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। एक चिक से दूसरे चिक में हवा के जरिए फैलता है या सीधे टच में फैलता है। ये सांस लेने के रास्ते शरीर में घुसता है, यानी कि फेफड़े के रास्ते शरीर में घुसता है। एक बार संक्रमण होने पर बर्ड जीवन भर कैरियर बन जाता है, यानी कि एक बार एक चूजे में इन्फेक्शन हो गया तो अब वो चूजा जिंदगी भर उस बीमारी को जहां भी जाएगा वहां पर फैलाएगा। फार्म में आने जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों और उपकरणों के जरिए भी फैलता है। यानी कि जो फार्म में आने जाने वाले लोग होते हैं, अगर उनको आपने सही से डिसइंफेक्ट नहीं किया हुआ है, गाड़ी आ रही है, लोग आ रहे हैं, कुछ सामान आ रहा है फार्म के अंदर, तो ये उसके जरिए भी चला आता है। माइकोप्लाज्मा साइनोवी इन्फेक्शन देखिए, प्राकृतिक संक्रमण 1 हफ्ते की उम्र में भी हो सकता है, लेकिन तीव्र संक्रमण 4 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। यानी कि नेचुरली ये 1 हफ्ते में भी इन्फेक्ट हो जाता है बर्ड आपका, लेकिन तेज इन्फेक्शन 4 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। संक्रमण बिना लक्षण वाला भी हो सकता है, जो भारी नुकसान करता है, जो कि खराब ग्रोथ की वजह से होता है। यानी कि संक्रमण में कोई लक्षण, यानी इन्फेक्शन तो हो गया बर्ड को, लेकिन कोई आपको ऊपर से लक्षण पता नहीं चलेंगे, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। और ये भारी नुकसान करता है। भारी नुकसान किस रूप में करता है? खराब ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। संक्रमण श्वसन रूप में भी हो सकता है और जोड़ों के रूप में भी हो सकता है। यानी कि सांस के रास्ते भी आपको दिख सकता है कि हल्की चिक चिक कर रहा है, और जोड़ों के रूप में भी हो सकता है, जोड़ों के रूप में भी इसका लक्षण दिख सकता है, जैसा हम लोगों ने फोटो देखी ऊपर। तीव्र संक्रमण दीर्घकालिक रूप में बदल जाता है और मुर्गी जीवन भर की कैरियर बन जाती है। यानी कि तेज जो संक्रमण होता है वो लंबे समय तक संक्रमण के रूप में बदल जाता है और मुर्गी जीवन भर कैरियर बन जाती है। एक बार कैरियर बन जाती है तो उसके बाद जितने भी बर्ड उसके संपर्क में आते हैं सब में ये बीमारी फैलाना शुरू कर देती है। अब जोड़ों के रूप में अगर हम देखें तो जोड़ों के रूप में अगर फैला हुआ है इन्फेक्शन, तो क्या बर्ड के अंदर लक्षण दिख सकते हैं? अवसाद, यानी कि बर्ड आपका डिप्रेशन में रहेगा, यानी कि थोड़ा बर्ड आपका ऐसे खड़ा बैठेगा चढ़ेगा, जैसे मतलब कोई दिक्कत है उसको, उसके अंदर डिप्रेशन टाइप में हो रखा है उसको। चेहरे और कलगी पर पीलापन सा रहेगा, यानी चेहरा उसका और कलगी उसकी पीली सी हो जाएगी। हालात में तेज गिरावट मतलब दाना छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा, एक जगह बैठ जाएगा जा करके, न दाना खाएगा ना पानी पिएगा, बिल्कुल सुस्त सा पड़ा रहेगा। जोड़ों में सूजन, पैर और हॉक खासतौर से प्रभावित होते हैं, यानी कि जोड़ों के अंदर सूजन आती है। पैर और हॉक जो ऊपर का एरिया होता है, ऊपर का जोड़ होता है,
उसमें वो ज़्यादा इफेक्ट होता है और लंगड़ापन आ जाता है। ये लंगड़ापन भी बर्ड में आता है। कई लोग सोचते हैं कि इकोलाई आया है तभी लंगड़ापन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं चलता है, ऊपर से सीआरडी का इन्फेक्शन हो जाता है, माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है, हमको लगता है कि इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोनिक केस में जोड़ों की सूजन और लंगड़ापन बिना किसी व्यवस्थित अशांति के भी हो जाता है। यानी कि क्रोनिक केस में, यानी कि मान लीजिए कि बर्ड इन्फेक्ट तो हो गया, ऊपर से कोई लक्षण नहीं दिख रहा है और लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखा, लेकिन एकदम से बर्ड के जोड़ों में सूजन दिखेगी आपको और लंगड़ापन हो जाएगा उस बर्ड के अंदर। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कोई लक्षण तो ऊपर से दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि उस बर्ड को माइकोप्लाज्मा साइनोवी ने धर लिया है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा साइनोवी के लक्षण क्या होते हैं और पोस्टमार्टम रिजल्ट क्या होता है। श्वसन समस्या के रूप में क्या होता है कि सांस लेने में हल्की सी आवाज उसकी चेंज आपको लगेगी। कम मोर्बिडिटी लगभग 10%। इस श्वसन के रूप में समस्या होगी तो मोर्बिडिटी कम रहती है, यानी कि बर्ड के ग्रोथ के रूप में नुकसान आपका कम होता है, लगभग 10% बर्ड में ही दिखता है। गंभीर श्वसन समस्या के लक्षण वायरस या बैक्टीरिया वाले उलझे केस में, यानी कि गंभीर श्वसन समस्या तभी होगी जब कोई और इन्फेक्शन आ रखा होता है, जैसे आपका एनडी है, आईबी है, आईएलटी है, इकोलाई है, गंबोरो है, कॉक्सी है, ये सब दूसरी बीमारियां जब आई हुई होती हैं तब ये इसका जो आवाज होती है, श्वसन समस्या होती है, ये बहुत ही गंभीर हो जाती है। जोड़ों की समस्या के रूप में कैसे दिखता है? पोस्टमार्टम में जोड़ों में तरल पदार्थ मिल सकता है, यानी कि जोड़ को तोड़ने पर उसके अंदर लिक्विड मिलेगा आपको, और जोड़ को घेरने वाले ऊतक मोटे हो जाते हैं। उसको घेरने वाले जो टिश्यू होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, वहां पे सूजन सी हो जाती है, मोटापन हो जाता है। जो पैर और होक के जोड़ ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन दूसरे जोड़ भी थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जोड़ होते हैं? पैर और होक के जोड़ प्रभावित होते हैं। यानी कि दूसरे ज्वाइंट में भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन खास तौर से पैर और होक के जोड़ प्रभावित होते हैं। सूजन का रिसाव पनीर जैसा भूरे या नारंगी रंग का भी हो सकता है, यानी कि जो सूजन से में लिक्विड होता है, सूजन की वजह से लिक्विड होता है, वो पनीर जैसा भूरे या नारंगी रंग का भी हो सकता है। बढ़ा हुआ हरे रंग का लीवर, अगर आपको बढ़ा हुआ यानी कि लीवर सामान्य से ज्यादा आकार का और हरे रंग का दिख रहा है, ये समझिए कि इसमें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो चुका है। और कई बार बच्चा हरे रंग की बीड़ भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब माइकोप्लाज्मोसिस का डायग्नोसिस कैसे होता है? माइकोप्लाज्मा का सही डायग्नोसिस ना तो पोस्टमार्टम के रिजल्ट से होता है और ना ही लक्षणों से होता है। यानी कि जो आपको लक्षण दिखते हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि हाँ बर्ड को सीआरडी है, वो लक्षण दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको मुख्य रूप से कौन से लक्षण दिख रहे हैं? एक लक्षण दिख रहा है छिक करना, लेकिन छिक तो कई वजह से हो सकता है। अगर बर्ड को आईबी है तो भी छिक कर सकता है, एनडी है तो भी छिक कर सकता है ना, इकोलाई भी कर सकता है, और अगर आईएलटी है तो भी कर सकता है। नहीं, छिक तो कई वजह से कर सकता है। मुंह खोलकर सांस तो कई वजह से ले सकता है, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया। तो ये सीआरडी ही है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो केवल लक्षण से कंफर्म नहीं होता है, ना ही पोस्टमार्टम से कंफर्म। पोस्टमार्टम करने पर जो लक्षण आपको दिखते हैं उसके अंदर, वो दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं। फेफड़े के अंदर मान लिए दाना मिल रहा है तो वो दूसरी वजहों से भी हो सकता है। एयर सैक खराब दिख रहे हैं तो वो दूसरी बीमारियों से वजह से भी हो सकता है। यानी कि पोस्टमार्टम से भी कंफर्म नहीं होता है। इसको कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप लैब टेस्ट करवाइए। लेकिन लैब टेस्ट महंगा होता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लक्षणों का ही इलाज करें, इसको कंट्रोल करें, मैनेज करें, बढ़ने ना पाए। हल्का फुल्का अगर आपके बर्ड में चिक बना हुआ है, बर्ड पूरी तरीके से अच्छे से दाना खा रहा है, पानी पी रहा है और ग्रोथ कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा कभी भी खत्म पूरी तरीके से नहीं होता है, इसको मैनेज किया जाता है हमेशा। माइकोप्लाज्मा साइनोविक केस में फीके रंग की कलगी हो जाती है, पैरों की कमजोरी होती है, बढ़े हुए होक के जोड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब लंगड़ापन भी जो होता है, तो लंगड़ेपन में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लंगड़ापन बर्ड में बहुत सारे तरीकों से होता है। एक चार्ट शेयर करेंगे, उसमें आप देखेंगे 10-20 वजह से, 10-20 वजहों से बर्ड में लंगड़ापन होता है। तो जरूरी नहीं कि लंगड़ापन आपका एमएस की वजह से ही हो, लेकिन फीके अगर आपको दिख रहा है कि फीके रंग की कलगी है, कलगी ऊपर फीके रंग की है, पैरों में कमजोरी आ गई है, पैर सूख से रहे हैं, है ना, कहते हैं पैर सूख रहा है बर्ड का, पैर सूख से रहे हैं, और बढ़े हुए हॉक यानी कि हॉक जो है सूज रहा है,
तो इससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि बर्ड के अंदर एमएस का इन्फेक्शन हो गया है। एमएस से पैदा हुआ श्वसन रोग दूसरे श्वसन संक्रमण की तरह ही होता है ना। यानी कि एमएस की वजह से जो संक्रमण पैदा होता है, सांस का बीमारी पैदा होती है, वो बीमारी दूसरे ही बीमारियों की तरह ही होती है। इसीलिए इससे क्यों कन्फर्मेशन नहीं होता है, व्यावहारिक रूप से क्यों सीआरडी रोग से संबंधित कोई लक्षण नहीं दिखाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में ट्रैकिया में बदलाव, लाली के साथ पीला सफेद रिसाव मिलता है। यानी कि आप सीआरडी का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि जब उसकी ट्रैकिया खोलते हैं, जब देखिए नीचे वाली जो फोटो है ये ट्रैकिया की है, ठीक है। जब आप ट्रैकिया खोलते हैं, इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको लाली सी दिखेगी और इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो सफेद सा पीला सा होगा लिक्विड, जैसा कि कफ निकालने पर होता है, हल्का सा पीला सा सफेद सा लिक्विड दिख रहा है। फिर ट्रैकिया लाल लाल दिख रही है, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्ड के अंदर सीआरडी हो गया है। दूसरा, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये झिल्ली है बैलून की, फेफड़े में जो बैलून जुड़े होते हैं बर्ड के, एयर सैक जिसको कहते हैं, उसकी झिल्ली है। अगर उस झिल्ली को फैलाते हैं आप और झिल्ली के अंदर आपको खून की नसें दिखती हैं लाल लाल, तो ये समझ लीजिए कि सीआरडी का इन्फेक्शन हो गया है। यानी कि अर्ली डिटेक्शन कह सकते हैं इसको। यानी कि अगर स्टार्टिंग में ही आपको पकड़ना है सीआरडी को, तो बर्ड को खोलिए और उसके अंदर फेफड़े के से जो लगे हुए जो बैलून होते हैं उनको खोलिए, उसको फैलाइए, और अगर उसके अंदर आप देखिए अगर उसमें खून की नसें दिख रही हैं लाल लाल, तब समझ लीजिए कि इसको सीआरडी का इन्फेक्शन हो गया है। सामान्यतया सीआरडी इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये एयर सैक आपका बिल्कुल, इसमें खून की नसें नहीं दिखेंगी, बिल्कुल भी आपको लाल लाल नसें नहीं दिखेंगी इसके अंदर। कंफर्म करने के लिए लैब टेस्ट किए जाते हैं। कंफर्म करने के लिए कंफर्म करिए करना है अगर आपको बिल्कुल, तो इसके लिए लैब टेस्ट किए जाते हैं। लैब टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एलाइजा होता है और पीसीआर टेस्ट भी होता है। पीसीआर से भी फटाफट पता किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें आपको पोस्टमार्टम करने पे विशेष ध्यान रखनी है। जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी पकड़ना है तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए। एक, एयर सैक देखिए, उसमें लाल लाल खून की नसें दिख रही हैं तो समझ लीजिए सीआरडी इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा, ट्रैकिया खोलिए, ट्रैकिया में देखिए अगर ये लाली हो रखी है इसके अंदर और पीला सफेद रंग का मवाद सा दिख रहा है, रिसाव सा दिख रहा है, तो ये सीआरडी का लक्षण है। अब इसके इलाज कौन कौन से हैं? इलाज में देखिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं इस पर, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इस पर काम करते हैं क्योंकि इस बर्ड के, इसके बैक्टीरिया के अंदर दीवार नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे एंटीबायोटिक इस पर अच्छे से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है। ये तीनों मिलाकर के देने पर भी काम आपका हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लक्षणों के आधार पर आपको टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन और ये आपको एंडोफ्लॉक्सासिन भी देना होता है, या लियोफ्लॉक्सासिन, ब्रोमैक्सिन का सोल्यूशन भी देना होता है, या टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन भी देना पड़ जाता है कई बार, है ना। टाइलोसिन इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोशिश करिए हमेशा कि आपको अपने बर्ड को एंटीबायोटिक्स ना देनी पड़े, एंटीबायोटिक्स कम से कम देनी पड़े। अगर आप कोई एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा डॉक्सीसाइक्लिन हमेशा शामिल करना है। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन दीजिए, 3 का कॉम्बिनेशन कोई भी दीजिए, और उसमें डॉक्सीसाइक्लिन आप जरूर शामिल करिए। मान लीजिए डॉक्सीसाइक्लिन रख लिया इसके अंदर और ये दोनों आपने चेंज कर दिए। एमएस और एमजी दोनों को ट्रीट करने के लिए टियामुलिन बहुत अच्छा काम करता है। लिंकोमाइसिन और स्पेक्ट्रोमाइसिन, ये दोनों ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं जो कि इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्योंकि ये विशेष रूप से सांस के रास्ते इन्फेक्ट होता है, इसलिए फेफड़े के, यानी कि ये फेफड़े के अंग को बूस्टअप करने के लिए, इसकी पावर बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसे मैनेज करने के लिए ये एक हर्बल सोल्यूशन है हमारे पास, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पर एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं, इंजेक्शन भी काम नहीं करते हैं, वहाँ भी अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि ये जा करके, क्योंकि ये एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक ना होने की वजह से ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेता है, ऐसा होता है। तो इसलिए कई बार एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है कि अंदर जाएगा और आपके बर्ड के शरीर को ऑक्सीजन भी देगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, प्लस जो उसका फेफड़ा होता है, फेफड़े को साफ करेगा, यानी कि प्यूरिफाई करता है फेफड़े को, और इस वजह से ये किसी बैक्टीरिया के स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके खिलाफ कोई भी
रेजिस्टेंस नहीं बनता है, इसलिए ये इम्यूडेली हमेशा काम करता है। ये रहा आज का सीआरडी का सेशन। कई बार लोग सीआरडी और इकोलाई के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे एक सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि सीआरडी और इकोलाई के बीच में फ़र्क क्या है, यानी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है और या इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, दोनों को हम अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, या आप अपने सवाल को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। लगता है कोई सवाल नहीं है आज, तो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अपने सवाल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे।